बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई। यूरोप के साथ भारत के क्या थे, व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। तो बोलेंगे सर डेफिनेटली यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने हैं। पर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोप को एशिया से व्यापार करने के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी, है ना। ऐसा क्या हुआ था कि यूरोप को नए मार्ग खोजने पड़े। तो देखते हैं क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है सर यूरोप। ये क्या है, ओटोमन साम्राज्य। और ये क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। तो यूरोप पहले कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर क्या करता था, ट्रेड करता था, यानी कि कुस्तुनतुनिया से होकर क्या करता था, ट्रेड करता था। परंतु क्या हुआ, ओटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और इस ट्रेड रूट को बंद कर दिया। अब यूरोप के पास दो रास्ते हैं, या तो वो ओटोमन एम्पायर से लड़ सकता है या तो नए मार्ग खोजेगा। तो यूरोप ने क्या चुना था, वो नए मार्ग खोजेगा, ठीक है सर। 1492 में क्या किया था, कोलंबस ने अपनी यात्रा वेस्ट से स्टार्ट की और वो भारत को खोजते खोजते किसको खोज दिया, उसने अमेरिका को खोज दिया, ठीक है सर। अब उसके बाद 1498 में कौन, वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत की खोज की थी और उसने अपनी शुरुआत ईस्ट से की, है ना। कहाँ पहुंचा वो, केप ऑफ गुड होप, है ना। परंतु केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी बार्थोलोमी डियाज ने, ठीक है सर। अब वास्को डी गामा जैसे ही केप ऑफ गुड होप पहुंचा 1498 में, तो उसकी मुलाकात किससे हुई, उसकी मुलाकात हुई गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से। और अब्दुल मजीद उसे क्या करा, अपने साथ भारत की ओर ले गया। और वो कहाँ पहुँचे, कालीकट पहुँचे। कालीकट इज इन केरला, और केरला में ज़ेमोरियन राजा था, उसने उसका क्या किया, स्वागत किया, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे वही सब लिखा है कि 1453 AD में कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया, पतन हो गया, है ना। पर हमने देख ही लिया यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, ठीक है सर। तो ओटोमन तुर्की शासकों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। देखा ना हमने, ओटोमन साम्राज्य ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और पूर्व देशों और यूरोप के बीच के व्यापारिक संबंध पर अंकुश लग गया, है ना। तो यानी कि ये जो रूट था, ये क्या हुआ, ये बंद हो गया, ठीक है सर। 1487-88 में बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया, केप ऑफ गुड होप तक रास्ते की खोज की, ये भी बता दिया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, वेनस इटली का निवासी था, ने किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और हिंदू शासक ज़ेमोरियन ने क्या किया था, उसका स्वागत किया था। सर इतनी बात तो डेफिनेटली हमें समझ में आ गई। वास्को डी गामा कौन से जहाज़ से आया था, तो वह हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया। वास्को डी गामा जिन मसालों को लेकर वापिस स्वदेश लौटा, वे पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। तो इससे सारे आश्चर्यचकित रह गए थे, है ना। अब देखते हैं, अब गवर्नर की बात करते हैं, जो पुर्तगाली के गवर्नर थे जो भारत में आए थे, है ना, उनकी बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे फ्रांसिस्को दी अल्मीरा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। क्या नाम है, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, ठीक है सर। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत समुद्रिक नीति का संचालन किया। तो ठीक है सर, इसने क्या किया था, समुद्रिक नीति का संचालन किया था। अब इसने क्या चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको क्या बोला जाता है, शांत जल नीति। अब ये नीति क्या थी, इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, जमीन पर बड़े राज्य स्थापित करने के बजाय, ठीक है, जमीन पर बड़े राज्य स्थापित करने के बजाय समुद्र और व्यापार मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। यानी कि किसको कैप्चर कर रहे थे, ये समुद्र और व्यापार मार्गों पर क्या कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अल्फांसो दी अल्बुर्क ने क्या किया, ये सेकंड वाइसराय था जो भारत आया, और इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसको चलाया किसने था, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया, लेकिन अल्फांसो दी अल्बुर्क ने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया, ठीक है सर। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए। 1510 में अल्बुर्क ने क्या किया, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। क्या किया था, यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, गोवा छीन लिया और यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की क्या पड़ी, नींव पड़ी, ठीक है सर। अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्या बोला जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, वो अल्बुर्क को, ठीक है सर।
नीनो दी कूना अगला। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। तो गोवा को पुर्तगाली की राजधानी किसने बनाया? नीनो दी कूना ने। सर ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट, धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर क्या कर दिया? एकाधिकार कर लिया। यानी कि उन्होंने हिंद महासागर से जो भी व्यापार होता था उस पर क्या कर लिया? अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली, है ना। अब क्या होगा, अगर किसी भी और देश को एशिया में आना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको शुल्क अदा करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा लाइसेंस है। इसको बोलते हैं कॉर्टेज पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेज पद्धति। एक प्रकार का क्या था? लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कॉर्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क क्या होता था? उसे देना पड़ता था। तो कॉर्टेज क्या एक प्रकार का लाइसेंस है जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है सर। पुर्तगाली के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की क्या हुई? शुरुआत हुई। किसकी? तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की क्या हुई? शुरुआत हुई। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हो गया। ठीक है सर। किसका? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हो गया। तो इससे क्या हुआ सर? इससे यह हुआ कि भारत में बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर मिला। कौन सा? बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। अगर मैं बोलूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, तो राइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, तो इसको PDEF से भी याद कर सकते हैं। पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में। डचों ने कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में, लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री थी। स्थायी कहाँ खोली? सूरत में 1613 में। ठीक है। और फ्रांसीसियों ने कहाँ खोली? सूरत में 1668 में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, लेकिन ये अस्थायी थी, है ना। फिर कहाँ खोली इन्होंने? सूरत में, जो कि स्थायी थी। ठीक है सर। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी सी बातें जो कि आ सकती हैं एग्जाम में। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से क्या व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार पत्र दे दिया। यानी कि मोनोपोली दे दी कि क्या कर सकते हैं? पूर्वी देशों से क्या कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी? बिल्कुल व्यापार कर सकती है। उनको मोनोपोली मिल चुकी थी, यानी कि एकाधिकार मिल चुका था। जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापार एकाधिकार प्रदान कर दिया। बोला कि ठीक है, तुम अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का क्या किया? निश्चय किया। कहाँ पे? सूरत में। और इसके लिए उन्होंने विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम हॉकिंस, सॉरी क्या नाम है? विलियम हॉकिंस क्या किए थे? हेक्टर नामक जहाज से 1608 में सूरत पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? हेक्टर नामक जहाज से 1608 में सूरत पहुंचे। कौन? विलियम हॉकिंस। ठीक है। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से सुनते रहना, ठीक है। जहांगीर ने उन्हें अंग्रेज खान यानी कि इंग्लिश खान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ठीक है। जहांगीर ने उन्हें अंग्रेज खान यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि वो फारसी भाषा का क्या था? बहुत अच्छा जानकार था। कौन? विलियम हॉकिंस। ठीक है, लेकिन ये असफल रहा था। ठीक है। फिर अंग्रेजों को क्या लगा? अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजों को क्या लगा कि हमें अपनी कुछ ना कुछ पावर तो दिखानी पड़ेगी जिससे क्या हो? जहांगीर इंप्रेस हो। फिर 1613 में क्या होती है? पहली स्थायी फैक्ट्री कैसे बनी? उसके पीछे क्या रीजन से देखते हैं। बैटल ऑफ सवाली किसके बीच होता है? 1612 में पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिश, और ब्रिटिश इसमें जीत जाते हैं। और जहांगीर इससे पर क्या होता है? बड़ा ज़्यादा इंप्रेस होता है और फैक्ट्री बनाने की क्या कर देता है? अनुमति दे देता है। कब? 1613 में, है ना। तो पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ बनी थी? सूरत में। देखो आगे। पुर्तगाली को हराने के बाद जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने 1613 की शुरुआत में अंग्रेजों को सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। ठीक है सर, आगे। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत कौन आया था? सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का क्या कर लिया? अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। कौन आया था? सर टॉमस रो ने क्या किया? मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का क्या कर लिया? एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई।
अब देखते हैं कि दक्षिण में कौन सी आई, पूर्वी भाग में कौन सी आई। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगर हम देखें पूर्वी भाग में फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा में, है ना। और बंगाल की बात करें तो 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है सर, इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। तो वेस्ट कोस्ट में देखें फर्स्ट फैक्ट्री का है सूरत। ठीक है, अगर साउथ में देखें का है मसूलीपट्टनम, और बंगाल में देखें तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री का है 1651 में हुगली में। ठीक है सर, इतनी बात में समझ आ गई कि वेस्ट में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में, साउथ में फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में, और बंगाल में क्या फर्स्ट फैक्ट्री 1651 में हुगली में। ठीक है सर, अब आगे, अब ये बड़े ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान के, ठीक है, क्या मिला, सुनहरा फरमान मिला। ठीक है, अब क्या सुनहरा फरमान था ये, गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्व व्यापार करने की अनुमति मिल गई, यानी कि क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे, गोलकुंडा में। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई कि गोलकुंडा में क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुन शाह कंपनी से पैसे लेकर क्या करते हैं, उन्हें 3 गांव की जिम्मेदारी दे देते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्स भी वसूल कर सकते थे। ठीक है, वहाँ 3 गांव से क्या कर सकते हैं, टैक्स टुक्स सब कुछ वसूल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो कौन से थे वो 3 गांव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सूतानाती, कोलिकता और गोविंदपुर। कौन से थे 3 गांव, सूतानाती, कोलिकता और गोविंदपुर। इन्हें ही मिलाकर जोब चौरनॉक ने क्या किया था, कलकत्ता की नींव रखी। ठीक है, इन्हीं को मिलाकर क्या किया था, जोब चौरनॉक ने क्या की थी, कलकत्ता की नींव रखी। और कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को क्या बोला गया, फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। और कंपनी ने क्या कर दी थी, यहाँ पे किलेबंदी कर दी थी, उसको क्या बोला गया, फोर्ट विलियम का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुन शाह ने क्या, कंपनी से पैसे लेकर उसे क्या कर दी, 3 गांव की जिम्मेदारी कर दी, तुम्हें टैक्स टुक्स लेना जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन से थे वो 3 गांव, सूतानाती, कोलिकता, गोविंदपुर। इन्हें ही मिलाकर जोब चौरनॉक ने क्या किया, कलकत्ता की नींव रखी। और कंपनी की इस नई किलेबंदी बस्ती को क्या बोला गया, फोर्ट विलियम का नाम दे दिया गया। ठीक है सर, अब देखते हैं ब्रिटिश 1600 एडी से 1700 एडी के बीच क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इस दौरान 3 प्रेसिडेंसी बना ली। ठीक है भैया, कितनी बना ली, 3 प्रेसिडेंसी बना ली। तो कहाँ कहाँ बनाई थी, एक थी मद्रास, एक थी बॉम्बे, एक थी कलकत्ता। ठीक है, तो मद्रास में क्या बनी थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब बनाई थी, 1639 में। ठीक है, यानी कि इसकी क्या कर दी थी, मद्रास भी क्या कर दी थी, किलेबंदी कर दी थी। ठीक है सर, और बम्बे तो उन्हें क्या मिला था, दहेज में मिला था, ये तो हमने ऊपर देख ही लिया। और कलकत्ता की किलेबंदी को क्या बोला गया, अभी ऊपर पड़ा है, फोर्ट सेंट विलियम। ठीक है सर, हर प्रेसिडेंसी का मुखिया कौन होता था, गवर्नर होता था। वहीं पे क्या करता था, वो क्या करता था, नियम बनाता था और टैक्स भी वही वसूलता था। ठीक है सर, अब 1717 में क्या होता है, मुगल सम्राट फर्रुखशेर क्या करता है, फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर 3000 रुपये चुका कर क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड दे देता है, यानी कि निःशुल्क व्यापार का राइट दे देता है। अब यहाँ पे टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिल चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या करेगी, अब इनके दिमाग में घूमेगा, क्यों ना हम अपने कॉम्पिटिटर जो बाकी कंपनीज बची हैं, जैसे डच हैं, फ्रेंच हैं, है ना, उनको ख़त्म करें और यहाँ पे अपना एकाधिकार क्या करें, स्थापित करें, है ना। और ये क्या करेंगे, फिर इस टैक्स फ्री ट्रेड राइट का मिसयूज़ करेंगे, जिससे आगे जाके क्या होगी, बैटल ऑफ प्लासी होगी, है ना। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।